हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय से अध्याय चौथा। देखिए, यहाँ पर हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना जानेंगे और यहाँ पर आज हम इस अध्याय का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लें हम आज के चैप्टर की, तो चैप्टर की बात करने से पहले आप लोगों में से एक का कमेंट मुझे देखने को मिला था। एक छात्र का कमेंट था कि सर ये 9th-10th पढ़ना जरूरी है क्या हम स्टैंडर्ड बुक जो है उनसे काम नहीं चल सकता है। देखिए, यहाँ पर ये जो किताबें हैं ये आपकी एक बेसिक अवधारणा है, यानी कि हम कह सकते हैं आप जो फंडामेंटल्स है किसी चीज़ के बारे में, जो मूलभूत बातें हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ से अच्छे तरीके से हो जाती है। इसलिए ही एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम स्किप कर दें और हम स्टैंडर्ड बुक पे चले जाएं, तो मेरा मानना ये है अगर आप एनसीईआरटी स्किप कर देंगे तो स्टैंडर्ड बुक का बहुत सारा पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाली जो कंटेंट है इसे भी कवर करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी क्रम में आप ये पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम भूमंडलीकृत विश्व की बात करें, यानी कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि कैसे करके जो दुनिया भर का समाज जो है, जो समाज केवल और केवल पहले एक अपने अपने क्षेत्र तक सीमित था, आज वो ग्लोबलाइज हो चुका है। यानी आप देखेंगे भारत का व्यक्ति अमेरिका में भी, अमेरिका का व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह आप देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी कम्युनिटी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ये सब कैसे संभव हुआ? यानी आज जो समाज आप देख रहे हैं, जिन समाज में आज आप हर जगह के हर देशों के, हर मूल के, हर जातियों के, हर धर्मों के लोग समाहित हैं, वो क्या एक या 2 दिन में बन गए? नहीं। उनको बनने की प्रक्रिया में, यानी वो जो समाज बने हैं, आज के समाज जो बनकर तैयार हुए हैं, ग्लोबलाइज समाज बनकर तैयार हुए हैं, उनको बनने की प्रक्रिया में यहाँ पे हजारों सालों का समय लगा है। तब जाकर ये आज जो समाज आप देख रहे हैं, विविधतापूर्ण समाज देख रहे हैं, वो आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर आज की डेट में। और इसको बनाने में जो लोग रहे हैं, तो वो लोग केवल और केवल आपके अंग्रेजों के टाइम से नहीं रहे हैं, यानी केवल यूरोपियन नहीं रहे हैं, यूरोपियन से पहले भी लोग रहे हैं। आपको याद होगा हमारे देश में भी, यानी फायान, वेनसांग, इनके नाम सुने होंगे आपने, ये भी क्या थे? चीनी यात्री तो ही थे। इसके अलावा और भी यात्री आए हैं। तो समय समय पर ऐसे बहुत सारे यात्री जो है यात्रा की हैं इन लोगों ने, अपने साथ जो है दूसरे देशों की संस्कृतियों को लेकर आए हैं, वहां पर अपनी संस्कृतियां छोड़कर भी गए हैं। तो ये सब आदान प्रदान हुआ है। तो इन आदान प्रदान की वजह से क्या हुआ है, लोग एक दूसरे देशों के समीप भी आए हैं। अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण में ये सब चीजें जैसे बताया गया है, यहाँ पर व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए लोग, पूंजी, बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही, इन सब का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी अगर हम भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया देखें, यानी जो ग्लोबलाइज जो आज विश्व देख रहे हैं आप, तो उसकी बनने की प्रक्रिया में आपका जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल जो है व्यापार का रहा है। सबसे पहले हमारी प्राचीन सदियों में भी अगर हम उठा के देखें तो प्राचीन समय में भी हमारा व्यापार बहुत अहम होता था। आपको पता होगा कि भारत मसालों के द्वीप के रूप में फेमस था, यानी कि भारत जो मसालों के देश के रूप में फेमस था और यहाँ के मसालों की मांग जो थी लगभग समूचे विश्व में थी मांग। तो यहाँ पर दूसरी बात ये थी काम की तलाश में। काम की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। पूंजी, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले जाते थे। यानी आप जानते होंगे पूंजी तो जाती थी। पूंजी में तब वहाँ पर सोना चांदी चलता था, यानी आज की तरह मुद्रा नहीं चलती है, आपकी आज की तरह आभासी या कागजी मुद्रा नहीं चलती है। तब सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ें चलती थी, धातुएं चलती थी, ठीक है। और अपने साथ ही बहुत सारी कीमती चीज़ों की वैश्विक आवाजाही। तो इन सब का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो यात्रा करने वालों में कौन कौन होते थे? देखिए, प्राचीन काल में अगर यात्रा करने वालों की बात करें तो यहाँ पर एक तो यात्री होते थे, यात्रा करने वाले, व्यापारी होते थे, पुजारी होते थे, पुजारी और मतलब तीर्थयात्री होते थे यहाँ पर, यानी पुजारी मतलब पूजा वगैरह करने वाले या फिर अपना धार्मिक प्रचार करने वाले जो होते थे, और या फिर तीर्थयात्री होते थे। तीर्थ का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कुछ धर्मों का प्रचार, जैसे हम कह सकते हैं आपका मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म का जो ऑरिजिन है वो तो आपको पता ही अरब में ही है। अब अरब वहाँ पे उनका तीर्थ स्थल ही तो हो गया, यानी कि मान लीजिए भारत के कोई लोग जो हैं यहाँ पर मुस्लिम धर्म अपना लिया उस समय भारत के लोगों ने, तो उनका तीर्थ स्थल कहाँ पे हुआ? उनका तीर्थ स्थल अरब में ही तो होगा, अरब उपमहाद्वीप में ही तो होगा। तो वो लोग अपनी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। इस ऐसे क्या हुआ, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत सारे लोग जो उत्पीड़न के शिकार थे, यानी कि आपने देखा होगा तमाम देशों में मारकाट, लड़ाई झगड़े, हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही थी, या फिर राजसत्ता हड़पने के लिए जो गतिविधियां हो रही थी, तो उनकी वजह से बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ बाबर भी आया भागकर, आपको पता होगा कि बाबर भी हमारे यहाँ भागकर आया था, और भागकर आने के उपरांत धीरे धीरे करके उसने अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया, पूरा मुगल वंश स्थापित हो गया यहाँ पर। तो ये सब ऐसे करके जो है ये लोग बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। ये बात आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा।
अगर हम अपने यहाँ अपनी जो प्राचीनतम सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रमाण मिले हैं कि हमारा व्यापार जो था पश्चिमी एशिया के देशों के साथ होता था। पश्चिमी एशिया का मतलब क्या है, आज का जो इजिप्ट वगैरह है, यानी आप देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप के जो आपके जो देश हैं उनके साथ, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारी जो सिंधु घाटी की जो मोहरें वगैरह वो पाई गई हैं, और वहाँ के कुछ जो नमूने हैं वो हमारे सिंधु घाटी के आसपास यहाँ खुदाई हुई है, तो वहाँ पर ये नमूने देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा ये व्यापार है, ये कहा जा सकता है 3000 ईसा पूर्व हमारा जो व्यापार है भारत का वो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी होता था। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि 3000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता समुद्री व्यापार के माध्यम से पश्चिमी एशिया से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी एशिया में वही देश आते हैं, आप जानते होंगे, मैप उठा के देख लीजिए, अरब प्रायद्वीप से ऊपर तुर्की तक, ठीक है, जो तो बाद में डिवाइड हुआ है। तो हम पश्चिमी एशिया में हमारे वही सब देश आते हैं, तो यहाँ तक हमारा व्यापार होता था। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव के समुद्र में जो कौड़ियाँ पाई जाती हैं, देखिए कौड़ियाँ जो होती हैं समुद्र में मिलती हैं, एक प्रकार का जीव इन्हें बनाता है। तो ये कौड़ियाँ जो होती थी पहले, जैसे हीरे जवाहरात ये सब चीज़ें होते हैं, तो वैसे ही कौड़ियाँ जो होती थी इसका भी इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। तो मालदीव में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं वो आपके चीन और पूर्वी अफ्रीका में मिली हैं। तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि ये वहाँ अपने आप तो नहीं पहुँची हैं, यानी कि यहाँ पर कोई यात्री या व्यापारी आए हैं और वो यहाँ से ले गए हैं, या फिर यहाँ के यात्री या व्यापारी वहाँ गए हैं और ऐसे करके वो चीज़ें वहाँ पर पहुँची हैं। तो ये बात इस बात के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना, 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं, ये आपने लिख लिया होगा। इसके अलावा देखिए यात्री अपने साथ ये सब चीज़ें लेकर चलते ही थे, यानी ये सब ज्ञान वगैरह सामान वगैरह ये सब लेकर चलते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय बीमारियां भी लेकर चलते थे, क्योंकि बीमारियां जैसे आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक चाइना से फैला, पूरे समूचे विश्व में फैला और समूचा विश्व इसके संकट में ग्रसित हो गया। तो ये यानी कि जो लोग जा रहे हैं उस समय यात्रा कर रहे हैं, ऐसे साधन तो थे ही नहीं, आधुनिक साधन हो या आधुनिक दवाइयाँ हो जो बीमारियों को रोक सकें, तो अपने साथ जाने अनजाने में बीमारियां भी ले जाते थे। इसकी वजह से वहाँ पे हजारों लोग लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इतिहास में देखा जाए, इतिहास में बीमारी फैलाने वाली जो कीटाणुओं का इतिहास देखें तो ये 7वीं सदी तक का मौजूद है, यानी ये 7वीं सदी में तक हमें ये मालूम पड़ सकता है कि 7वीं सदी तक जो है यहाँ पर 7वीं सदी से अगर आप देखें तो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु लोगों के साथ आते जाते रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक का ढूंढा जा सकता है। ये आपने सेकंड का सब पॉइंट लिख लिया होगा। देखिए ये सब आप जो लिख रहे हैं ये आप लिख रहे हैं आधुनिक युग से पहले, इनकी घटनाओं में लिख रहे हैं। अब आधुनिक युग से पहले में ही इसकी एक सब हेडिंग आएगी आपकी, रेशम मार्ग या सिल्क रूट, इससे जुड़ती दुनिया। यानी रेशम मार्ग ने भी एक महती योगदान, यानी अपनी महती भूमिका निभाई है, अपना योगदान दिया है दुनिया को जोड़ने में। क्योंकि उस समय क्या था कि चीनी रेशम की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और आपको पता होगा रेशम का जो प्रोडक्शन था वो केवल चाइना में होता था। शुरुआत में टेक्निक किसी देश के पास नहीं थी, धीरे धीरे करके चाइना से टेक्निक विभिन्न देशों के पास पहुंची है, यानी भारत के पास आई है, पर अन्य देशों में फैलती चली गई है। शुरुआत में रेशम निर्माण की जो कला थी वो केवल चीन ही जानते थे, चाइना का ही आधिपत्य था इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चाइना का जो रेशम जाता था जिन जिन मार्गों से होकर, तो वो मार्ग सिल्क रूट के नाम से जाने गए। तो ऐसे करके वहाँ से भी आप देखेंगे कल्चर यानी संस्कृति आदान प्रदान और वस्तुओं की आवाजाही व्यापार, ऐसे करके वहाँ से बढ़ावा मिला इन सब चीज़ों को। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी रेशम मार्ग। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना कि इस मार्ग से जो है चीनी रेशम, पहले आप पहला पॉइंट लिख लेना कि इस मार्ग से चीनी रेशम को पश्चिम की ओर भेजा जाता था। यानी पश्चिम की ओर का मतलब क्या है, आपके यूरोप का, आज का जो यूरोप वगैरह है और अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका वाला रीजन है, वहां पर ये सब भेजा जाता था। अगर हम बात करें, अब आपके माइंड में आएगा सर पश्चिम में अमेरिका वाले महाद्वीप में क्यों नहीं भेजा जाता था, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका तक, कि तब वो वीरान थे, वहां पर कोई नहीं था, जनजातियां रहती थी केवल वहां पर। तो वहां पर उस समय उनका कोई महत्व नहीं था। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका और जो आपके दक्षिण अमेरिका है या मध्य अमेरिका है, यहाँ पर कैसे विकास हुआ है, वो विकास क्रम भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसी चैप्टर में। तो तब केवल और केवल व्यापार केवल होता था आपके पश्चिम के साथ होता था, यानी कि जो उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश समृद्ध थे, साथ ही साथ यूरोप के देश कुछ समृद्ध थे, तो उनके साथ हमारा व्यापार होता था केवल। समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि इस मार्ग से चीनी रेशम को पश्चिम की ओर भेजा जाता था। ठीक है, और ये मार्ग किन्हें किन्हें जोड़ते थे, ये आप लिख लेना सब पॉइंट यहाँ पर, कि ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ठीक है,
यानी कि हमारे जो एशिया में ये चाइना जो आपके सिल्क रूट वाले मार्ग हैं एशिया के विभिन्न जगहों को तो जोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ जोड़ रहे थे, एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से भी ये जोड़ते थे। ये आपने लिख लिया होगा। और यहाँ पर जो ये मार्ग थे, ये जो मार्ग आप देखेंगे यहाँ पर, ये कोई नए मार्ग नहीं है। यहाँ पर ये मार्ग जो है ईसा से 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुके थे, यानी ईसा से पहले, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले अस्तित्व में आ चुके थे। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट लिख लेना कि ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे, यानी कि ईसा पूर्व के समय से ही आ चुके हैं और 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर रेशम मार्ग का प्रचलन रहा है। ठीक है, यानी यानी आज से लगभग आप मान सकते हैं 1600 साल तक ये मार्ग उपयोग में लाए जाते रहे। 1600 साल तक इनका मार्गों का इतिहास रहा है आने जाने का। और यहाँ पर चाइना का रेशम ही नहीं जाता था, बल्कि चीनी पॉटरी का मतलब बर्तन, चीनी के बने हुए बर्तन, यानी आप लिख लेना कि इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। अब देखिए यहाँ पर वापसी में आते वक्त जो व्यापारी वगैरह थे वो यूरोप से सोना चांदी और कीमती धातुएं वो एशिया में आ जाती थी यूरोप से। तभी आपको पता होगा हमारे देश को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास सोने का एक अच्छा खासा भंडार हो गया था। इस व्यापार की वजह से हमारे पास जो है यूरोप से निकलने वाला सोना है, उत्तरी अफ्रीका से मिलने वाला सोना है, वो हमारे पास जमा होता गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए सिल्क रूट का पालन करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि मुस्लिम धर्मोपदेशक जो थे वो भी इस रूट का पालन करते हुए आपके यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले और इनसे भी बहुत पहले जो है बौद्ध धर्म आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म ने भी सिल्क रूट का पालन किया और पूरे सभी देशों में जाके फैल गया। तो आप लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट, इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। तो ये तो आपने देख लिया कि सिल्क रूट ने कैसे एक ग्लोबलाइज होने में भूमिका निभाई है, तो वो सब आप देखेंगे। ये सब प्राचीन भारत का यानी प्राचीन इतिहास के बारे में है और प्राचीन इतिहास को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज जो वर्तमान में हम स्थिति देख रहे हैं कि हर जगह पर आप विविधता देखने को मिल रही है, आपको रंग रूप में विविधता है, शक्ल सूरत एक दूसरे की अलग अलग है, तो ये क्यों है, तो वो आप जान पाएंगे कि विविधता ऐसे ही आई है। तो आपने यहाँ पर ये देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब अगली सब हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर ये है भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। देखिए स्पैगेटी एक तरह का नूडल ही है, नूडल्स जो आप खाते हैं, यानी कि कोई चाउमीन जिसे आप आम भाषा में कहते हैं चाउमीन मैगी, ये क्या है, नूडल्स ही तो है ये। तो ये हम इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आप जाने अनजाने में खा रहे हैं अब अपने यहाँ, बहुत सारी फसलें जो आज आप खा रहे हैं वो कभी आपके महाद्वीप में नहीं हुई हैं। जैसे आलू आपके उपमहाद्वीप की फसल नहीं है। आलू जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं उगता था, आलू जो है अमेरिकन महाद्वीपों से आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे और जो हमें अन्य महाद्वीपों से व्यापार के जरिए उनका जो पता लगा, व्यापार के जरिए वो पौधे जो जाने अनजाने में हमारे यहाँ आ गए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो लोग जैसे व्यापारी वगैरह थे वो जाने अनजाने में नई नई फसलों के बीज बो आते थे, जाने अनजाने में वो अपने साथ गए, मान लीजिए वहाँ पर कोई उन्होंने अपने साथ कोई फल रख कर ले गए या कोई अनाज रख कर ले गए, वहाँ पे बैठ के उन्होंने अनाज खाया, अब जाने अनजाने में उसके बीज वहाँ पे खर गए या फिर वहाँ पे अपने बीजों को बेच दिया। तो ऐसे करके वहाँ पर क्या हुआ, फसलों का आदान प्रदान हुआ। तो और आप देखेंगे कि एक महाद्वीप पर उगने वाली फसलें जो होती हैं वो विभिन्न महाद्वीपों में जाकर फैल गई। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो नूडल्स का जन्म कहाँ हुआ है, तो नूडल्स के बारे में बताया गया है। देखिए नूडल्स जो है चीन से पश्चिम में पहुंचे हैं, पश्चिम का मतलब यूरोप में पहुंचे हुए हैं और वहाँ उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ है। स्पैगेटी देखिए मैं ना तो नूडल्स खाता हूँ, पहली बात मुझे जान लीजिए मेरी चॉइस के बारे में, मुझे नूडल्स पसंद बिल्कुल नहीं है। तो ये स्पैगेटी वगैरह यानी इसमें जिसकी विशेषज्ञता हो कि भाई ये क्या होता है क्या नहीं होता है, आप खुद सर्च कर लीजिए गूगल पे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। ठीक है, कि स्वाद क्या है कैसे है। तो वहाँ पर जो पश्चिम में जब पहुँचे हैं नूडल्स, तो पश्चिम में इन्हीं नूडल्स से क्या हुआ है, स्पैगेटी का जन्म हुआ है। आज का जो आप पास्ता खाते हैं, पास्ता फेमस है बड़ा पास्ता। ठीक है, तो पास्ता जो है ये अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में एक सिसिली द्वीप है, सिसिली टापू है, यानी अब तो इटली के अधीन है, तो उस टापू पे सबसे पहले पहुंचा था और फिर पूरे यूरोप में ये फैल गया था। ये पास्ता को अरब यात्रियों ने जन्मा है, अरब यात्री लेकर गए हैं और ये पहले पहुंचा है सिसिली द्वीप पर, यानी सिसिली टापू पर जो इटली का टापू है, और वहां से पूरे यूरोप में फैल गया है। तो आपने पहले का सब पॉइंट आपने ये दो चीजें यहाँ पर देख ली। अब बात करते हैं फसलों की। तो फसलों का भी यही इतिहास रहा है आपका, यानी कि आपका फसलों की बात करें आपकी तो आपका आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर,
मिर्च, शकरकंद, ये ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे यहाँ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यानी बड़े सोचने वाली बात यह है कि आज से अगर आप देखें, यानी 500 साल पहले का मतलब ये है कि मुगल काल से पहले अगर देख लें, हम अनुमानतः ये बोल दे रहे हैं मुगल काल से पहले, 500 साल का मतलब मुगल काल लगा रहे हैं, मुगल काल से पहले हमारे देश में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इन सब चीज़ों पर हम निर्भर नहीं थे। यानी कि हमारे यहाँ मिर्च की बात की जाए तो मिर्च में हम काली मिर्च इस्तेमाल करते थे। आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ काली मिर्च का प्रचलन ज़्यादा था। जो आप जो परंपरागत मिर्च खा रहे हैं आज, लाल मिर्च के रूप में खा रहे हैं, या फिर जो आपकी बोला शिमला मिर्च जो हम बोलते हैं, ये सब इस प्रकार की जो मिर्च वगैरह जो होती है ये नहीं है। ये सब हमारी मिर्च कहाँ से आई है? अमेरिकन उपमहाद्वीपों से आई हैं। और ये खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचे हैं? यानी ये खाद्य पदार्थ जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस जो आपका एशिया को ढूंढने निकला था, ठीक है, भारत को ढूंढने निकला था और गलती से अमेरिकन महाद्वीप पे पहुंच गया, तो वो इस वजह से क्या हुआ, ये अपने साथ ये सब चीजें यहाँ से ले आया है। ठीक है, अमेरिकन का मतलब वहां पर सभी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह ये सब आ जाते हैं अमेरिकन में। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा यहाँ पर, यानी कि ये आपका सेकंड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा यहाँ पर कि ये खाद्य पदार्थ यहाँ से लेकर, ठीक है, तो यहाँ तक का। तो ऐसे करके आप देखेंगे हम जो आज खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिकन इंडियनों से हमें प्राप्त हुए हैं। यानी अमेरिकन के जो वहाँ के निवासी थे, जो फसलें वहाँ की जनजातियाँ उगाती थी, उन जनजातियों की जो फसलें थी वो आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि आलू यानी पोटैटो, जैसे आप देखते नहीं, आलू एक मल्टीपर्पज सब्जी है, किसी में भी डाल दो। ठीक है, तो आलू जो है वास्तव में आलू ने एक नई क्रांति लगा दी थी, गरीबों की जिंदगी में एक नई परिवर्तन ला दिया था, भोजन के स्तर को इसने बेहतर बना दिया था। और इससे क्या था, यूरोप में लोगों की औसत उम्र जो थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि आलू एक आहार बन गया था। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आलू पर लोग इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए कि भाई एक बार वहाँ पर फसल खराब हो गई, वहाँ पर जो है फसल खराब हो गई, फसल खराब होने की वजह से वहाँ पर लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए और मौत के मुंह में चले गए। यानी आलू इतना ज़्यादा लोगों के जुबान पे चढ़ गया था या स्वाद पे चढ़ गया था। ठीक है, यानी आलू जो आहार का एक अहम हिस्सा बन गया। जैसे अभी हमारे यहाँ आप देखेंगे गेहूं और चावल आहार का एक अहम हिस्सा है, तो उसी तरह से आलू ने यहाँ पर जगह ले ली थी। ठीक है, गरीबों की जिंदगी में। अब आप यहाँ पर एक इमेज आप देख पा रहे हैं कि एक जो खेत है जिससे आलू की फसल प्राप्त कर ली गई है, तो यहाँ पे गरीब बच्चे हैं, बच्चे कुछ आलू ढूंढ रहे हैं, तो वो बताया गया है आयरलैंड में आलू अकाल। ठीक है, तो ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आप देखेंगे तमाम ये कहानियाँ किससे आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। अगली जो घटना है आपकी, अगली यहाँ पे सब हेडिंग आप जो डालेंगे, ये है विजय, बीमारी और व्यापार। यानी कि विजय कैसे मिली हमें, बीमारी कैसे फैली और व्यापार कैसे हुआ, तो ये हम देखेंगे। देखिए शुरुआत में क्या था, आपका जो व्यापार था, आपका व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था, ये बात हम पहले भी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी देख चुके हैं कि हमारा जो व्यापार था वो हिंद महासागर में फैला हुआ था। यानी मोस्टली हम लोग दुनिया के रास्ते से कटे हुए थे और हमारा व्यापार केवल और केवल कुछ अरब देशों के साथ आपके हो जाता था व्यापार समुद्र के रास्ते से। और मोस्टली जो यूरोप वगैरह से जो व्यापार था हमारा वो यानी कि बाई सड़कों के द्वारा था। सड़कों के द्वारा मतलब यहाँ पर क्या है, स्थल के द्वारा व्यापार था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो यूरोपीय जहाजियों ने जैसे ही एशिया तक पहुँचने का या हमारे देश तक पहुँचने का रास्ता ढूंढा है, वैसे ही व्यापार की गति और व्यापार की जो दशा दोनों ही चेंज हो गई। यानी अब व्यापार का क्षेत्र केवल और केवल हिंद महासागर नहीं रहा, बल्कि हिंद महासागर से लेकर आपका जो देख सकते हैं अटलांटिक महासागर होते हुए यूरोप तक पहुँच गया। ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पर कुछ छोटा नहीं लगा है। यानी व्यापार पहले और पहले केवल भारत के इर्द गिर्द घूम रहा था। भारत यहाँ पे भारत केंद्र बिंदु था, हिंद महासागर में जो व्यापार चलता था उसका भारत जो है केंद्र बिंदु था। सबसे बड़ी बात ये थी, इस वजह से भारत जो लगातार धनी होता गया। और जैसे ही यूरोपीय जो जहाजी हैं उन्होंने ये रास्ता ढूंढा है यहाँ तक का, तो वैसे ही जहाज का केंद्र बिंदु है वो अब यहाँ पर नहीं रहकर अब यूरोप तक भी शिफ्ट होने लगा है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। पहला पॉइंट आप लिख लेना यहां पर, इसी में सब पॉइंट। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में व्यापार फलता फूलता रहा और भारतीय महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। यानी कि जो हिंद महासागर के इर्द गिर्द व्यापार होता था तो भारत वहां पर एक नोड यानी केंद्र बिंदु था। यानी जो जहाज वगैरह जाते आते थे वो भारत होके ही जाते थे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा। देखिए मैं भाषा अपनी इसलिए लिखवाता हूँ, थोड़ा लाइनें बच जाएंगी और भाषा जो आपकी गड़बड़ कर देते हैं, कहाँ पर कौन सा शब्द यूज करना है तो वो आप अच्छे से लिख लेंगे, इसलिए मैं अपनी भाषा बोलता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपने पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा।
अब ऐसे ही अमेरिका का है। अमेरिका जैसे निकोलस कोलंबस यहाँ पहुंचा है तो वहाँ पर एकदम पता चला है कि भाई अमेरिका नाम का भी एक कोई महाद्वीप है। अमेरिका के भी फिर महाद्वीप बाद में डिवाइड कर दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे करके लोगों का ध्यान वहाँ पर भी आ गया। अब वहाँ पर महाद्वीप है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर संसाधन है, फसलें हैं, वहाँ पर फसलों लायक जमीन भी है। तो ऐसे करके अब लोग जो है यूरोपी वगैरह, क्योंकि यूरोप वगैरह वाले बड़ा खोज करने में बड़ा माहिर थे, तो ये फिर अमेरिका भी घुस गए हैं, अमेरिका में भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिलेगा सेकंड पॉइंट कि अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। यानी आप देखेंगे इतिहास में भी देखेंगे ना तो अमेरिका का कोई शासक आपको देखने को मिलेगा, ना ही अमेरिका का कोई विजेता वगैरह देखने को मिलेगा, ना ही अमेरिका का कोई खोजकर्ता देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरा जनजातीय इलाका था। जो रहते भी थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, जनजातियों टाइप लोग थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे, आप अंडमान निकोबार पर कुछ जनजातियाँ आज भी रह रही हैं जो कि दुनिया से कटी कटी हैं, तो वैसी ही जनजातियाँ वहाँ पर भी थीं। उन्हें मतलब नहीं था, उन्हें केवल अपना क्षुधा पूर्ति करनी है, यानी अपना पेट भरना है, इससे ज़्यादा मतलब उन्हें नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही निकोलस कोलंबस की खोज हुई है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्थिति चेंज हो गई है। तो ठीक है, कोई संपर्क नहीं था। तो यहां पर लिख लेना 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। हर दिशा में बदलने का मतलब क्या था? यूरोपी व्यापारी जैसे ही पहुंचे उन्होंने वहां पर जो है अन्वेषण स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, और वो सारी चीज़ें वो यूरोप में लाते रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी। अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्हें जानकारी नहीं थी कि भाई हमारे यहाँ ये जो बहुमूल्य संसाधन है, उन्हें जानकारी नहीं थी। अब यूरोप तो ये सब तरक्की पर थे तो इन्हें पता था भाई ये सोना है, ये चांदी है, तो ऐसे करके वहाँ से फिर निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की टाइम का जो आप पेरू और मैक्सिको देख रहे हैं, यानी कि आप मैक्सिको तो जानते ही होंगे, मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है। पेरू जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो यहाँ पर खाने हैं, यहाँ पर जो खाने माइंस हैं, तो इन माइंस से कीमती धातुएं निकलती थी, खास करके चांदी। तो इन सब ने, ये चांदी वगैरह धातु वगैरह निकली, तो इन धातुओं ने जो था यूरोप की संपदा को लगातार बढ़ाया, ठीक है। और ऐसे करके पश्चिम एशिया के साथ इसके व्यापार की गति जो है लगातार बढ़ती चली गई है। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड सब पॉइंट कि आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं जैसे चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की, ठीक है। ये आप यानी पश्चिम एशिया जो आप देख रहे हैं, पश्चिम एशिया से इसके व्यापार को गति यहां से मिली है। एक स्थिति यहां पर आपने सुनी होगी अल डोराडो, यानी किंवदंती कहानी कथाओं का प्रचलन है कि दक्षिण अमेरिका में एक जगह है अल डोराडो, वहां पर सोने के शहर रहा है कभी। एक कहानी किससे सुने होंगे आपने, तमाम मूवियों में नाम लिया जाता है कि भाई वो अल डोराडो है जगह। अल डोराडो का मतलब ये होता है एक लोस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। अल डोराडो की कहानी किंवदंतियों में जो है ये माना जाता है कि जैसे कहते नहीं सोने की लंका थी, जैसे हमने हमारे यहाँ रामायण की मिथकों में अगर देखें तो कहा जाता था सोने की लंका थी, तो वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए जो किंवदंतियां या कहानी कथाओं का प्रचलन है, वहां पर कहा जाता था कि अल डोराडो जो था एक सोने का शहर था। तो उसकी खोज के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे, तमाम लोगों ने अन्वेषण किए वहां पर, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तमाम लोग खोजकर्ता जो थे वो यूरोप से जाकर अमेरिका पहुंच गए हैं, अमेरिकी महाद्वीप में रह बस गए हैं। ऐसे करके आगे आते देखेंगे। अब देखिए यूरोप वाले तो बड़े माहिर थे उपनिवेश बनाने में, कब्जा करने में, क्योंकि यूरोप वालों को लगता था कि दुनिया में जहाँ संसाधन है वहाँ पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो यूरोप में से पुर्तगाली स्पेनिश सबसे पहले पहुंच गए हैं और अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया है। उपनिवेश का मतलब अपना आधिपत्य जमा लिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। अब देखिए यहां पर स्पेनिश जो सेनाएं थी, इनका हथियार क्या था? इनका हथियार था चेचक। चेचक क्यों था वो भी जान लीजिए। अब जैसे आपने कोरोना पैंडेमिक के बारे में भी देखा, यानी कोरोना जो त्रासदी अभी चल रही है, यानी अब तो मैं 2020 का सितंबर यानी अक्टूबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो तब अभी तक तो भाई कोरोना चल रहा है, ठीक है। अब बाद में पता नहीं, आप अगर 2 साल बाद ये वीडियो देखें तब कोरोना नहीं हुआ तो आप बाद में मुझे गाली मत देना सर अभी तो कोरोना कहाँ है। तो पहले बता दे रहा हूँ, ये अक्टूबर 2020 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर में ये। तो क्या था वहाँ पर कि जैसे आप कोरोना में आपने देखा कि भाई कुछ देश ऐसे थे, जैसे भारत जैसा देश था, यहाँ पे कोरोना का ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो फूड हैबिट है हमारी बड़ा ही स्ट्रांग है। यानी हम लोग जाने अनजाने में इतने ज़्यादा मसाले खाते हैं, और वास्तव में वो मसाले जो हम खाते हैं वो अपने आप में औषधियाँ हैं, ठीक है। यानी उनमें सब में औषधीय गुण हैं। इतने मसाले अगर आप यूरोप का भोजन देखें, अमेरिका का भोजन देखें, वहाँ पर नहीं खाए जाते हैं। वहाँ पर क्या आपने देखा होगा कि भाई मीट को वो जो है बॉयल कर लेंगे, या मीट को जो है वहाँ पे आग में सेंक लेंगे और नमक छिड़का उन्होंने और ऐसे ही खा गए।
यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है एक अच्छे खासे मसाले खाए जाते हैं, यानी कि आप लौंग, इलायची, तमाम तरह के मसाले, यानी जिनमें औषधि गुण होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये बात साबित भी हुई है, एक रिसर्च का विषय भी बनी है ये बात। तो आपने देखा भी होगा कि अमेरिका, यूरोपीय देश जो है कोरोना में एकदम बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है इन्हें, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डेथ नहीं हुई है, कंट्रोल हो गया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी थी, क्योंकि कोई बीमारी जब कहीं के निवासियों को हो जाती है तो जो निवासी जो होते हैं या लोग जो होते हैं उनके अंदर अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो जाती है। अब स्पेन में तो चेचक रह चुका था, स्पेन के लोग जो है चेचक से जूझ चुके थे, तो उनके अंदर अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। लेकिन जब ये निवासी स्पेन के जो सैनिक वगैरह हैं, जब अमेरिका में अपना उपनिवेश बनाने के लिए गए हैं, तो वहाँ के निवासी तो लाखों सालों से दुनिया से कटे रहे थे, उनके अंदर तो क्षमता थी नहीं। तो ऐसे करके चेचक वहाँ फैल गया है। चेचक फैलने से क्या हुआ है, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए, स्वतः मारे गए हैं। तो ऐसे करके जो स्पेनिश लोग सेनाएं थी, उनके लिए विजय का जो मार्ग था वो और आसान हो गया। लोग तो अपने आप मर गए, जनजातियां अपने आप मर गई, अब तो किसी से लड़ना ही नहीं है, हमें खाली जगह मिल जाएगी, अपने आप कब्जा कर लेंगे हम। तो कहीं ना कहीं बीमारी ने भी एक अहम योगदान निभाया है। और तभी यहाँ पर बार बार आपने लिखा हुआ ऊपर पढ़ा भी है, विजय, बीमारी और व्यापार, यानी बीमारी भी साथ चली है। यहाँ पे बीमारी को हम नकार नहीं सकते हैं, बीमारी भी यहाँ पर साथ चली है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, थर्ड का अगला पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि स्पेनिश विजेताओं के हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे, जो उनके सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। इसी में सब पॉइंट, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, कि लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने वाली रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। ये आप लिख लेना। इसी में अगला सब पॉइंट, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे चेचक ने पूरे समुदाय को खत्म कर डाला और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया, यानी उन्हें लड़ना ही नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कैसे लोग अमेरिका तक पहुंचे हैं। अब जब अमेरिका की खोज कर ली गई है, अमेरिका का रास्ता पता चल गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हर देश में, यानी एकदम कहते नहीं, जब हमें कोई चीज़ का पता चल जाता है तो हम यही सोचते हैं भाई अब उसका दोहन कैसे किया जाए। तो यूरोप के बहुत सारे लोग यही चाह रहे थे कि वहाँ पे हम पहुँच जाएं और वहाँ पे हम भी कुछ ना कुछ वहाँ पे लाभ कमा लें, कुछ ना कुछ जो है एक आध बागान हम भी वहाँ पे अपना स्थापित कर लें, तो ऐसे करके हमारा भी जो है वहाँ पर कहा जाए अच्छा खासा जीवन स्तर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें लोगों के जहन में आने लगी। दूसरी बात ये थी, उस समय यूरोप में उथल पुथल भी चल रही थी, यानी कि जो धार्मिक कट्टरपंथी थे वहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथ चरम पर था। जो लोग धर्म से संतुष्ट नहीं होते थे उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो लोग इन सब से बचने के लिए क्या करते थे, अमेरिका जैसे जो है महाद्वीप में भाग जाते थे, वहाँ पर जाकर रहने लगते थे, वहाँ पर भाग जाते थे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी, यानी कि यूरोप में गरीबी और भूख, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। इसके अलावा यहां पर सब पॉइंट, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। धार्मिक असंतुष्ट का मतलब क्या है, जो पुराने प्रचलित तरीके हैं, मान्यताएं हैं, विश्वास है, उनको नहीं मानता है, उन्हें असंतुष्ट कहा जाता है। ठीक है, तो धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से क्या था, हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे, क्योंकि वहाँ गरीबी थी, भूख थी, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की जरूरत तो है ही है हमें। तो लोगों को लगा कि भाई अमेरिका पे अभी किसी का शासन नहीं, किसी का राज नहीं है, जो जाएगा वो पाएगा, जो वहाँ पर पहले अपना झंडा गाड़ेगा वो जगह उसकी हो जाएगी। तो इस होड़ में लोग जो थे, बहुत सारे लोग यूरोप से जाके अमेरिकी महाद्वीप में पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, अमेरिका ऐसे डेवलप हुआ है। ठीक है, यानी अमेरिका का कोई इतिहास नहीं रहा है, प्राचीन इतिहास नहीं रहा है, हमारे यहाँ की तरह एक गौरवान्वित इतिहास नहीं रहा है कि हमारे यहाँ की तरह कि उस देश में जो है दैवी शक्तियाँ हुई हों, ऐसा कुछ नहीं रहा है अमेरिका में। ठीक है, पूरा जनजातियों वाला इलाका था। तो यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे, ऐसे करके अमेरिका जो है डेवलप्ड होता चला गया। अमेरिका में जो है बस्ती चली गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी ही घटना जब अमेरिका की ओर लोगों का ध्यान गया, क्योंकि अमेरिका खनिज संसाधनों में या खनिज संपदा में, या फिर अगर कहा जाए भू संसाधनों में, यानी खेती वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा धनी था। तो व्यापार की जो गति, यानी जो अब तक यूरोपीय देश चीन और भारत की ओर देखते थे बार बार, अब वो अमेरिका की ओर देखने लगे। यानी अब चीन और भारत का महत्व तो कम होने लगा। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि चीन और भारत का व्यापार में महत्व कैसे घटा है, तो उस महत्व को घटने का केवल एक कारण ये नहीं है कि उपनिवेश बन गया।
उपनिवेश बनना कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये था कि अब जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, जो चीज़ों की उन्हें आवश्यकता थी, वो तो उनके बगल में ही मिल गई उन्हें। तो अब वो यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर क्यों जद्दोजहद करें? तो यहाँ पर तो उतनी ही करेंगे जद्दोजहद जितनी जरूरत होगी। अब वहाँ पर उन्हें मुफ्त में मिल रहा है तो मुफ्त वाली चीज़ कोई छोड़ना थोड़ी ना चाहेगा। तो ऐसे करके लोग जो हैं, यूरोपीय लोग अमेरिका में, अमेरिकी महाद्वीप में जाके घुस पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे जो व्यापार का केंद्र है धीरे धीरे करके पश्चिम की ओर शिफ्ट होने लगा है। यानी अमेरिका में जब लोग रह बसने लगे हैं, क्योंकि यूरोपीय लोग ही हैं, तो एक दिन आके ऐसी स्थिति आई है कि यूरोप उस समय सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया है। फिर बाद के समय में आकर आप देख रहे हैं अब अमेरिका व्यापार का केंद्र बन गया है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे, 5वां पॉइंट, कि 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। इसी में सब पॉइंट, चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। ये आप 5वें का सब पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं तो आपने ये आपकी हेडिंग जो थी विजय, बीमारी और व्यापार, ये कवर कर ली। अब देखिए एक इमेज दिखाया गया है, गुलामों की खरीद फरोख्त कैसे हो रही है अमेरिका में। ठीक है, ये सॉरी अमेरिका बोल रहा हूं मैं, ये आपका लंदन का सीन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुलाम औरतें वगैरह खड़ी हैं, ये टोपी वाले जो हैं खरीदार हैं, इन्हें देख रहे हैं। तो ये सब गुलाम वगैरह खरीदे बेचे जाते थे, ये बात आप जानते होंगे, पढ़ी भी है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब अगला समय, यानी कि ये तो आपने देख लिया खोजों का, पहुंचने का समय हुआ है, उपनिवेश बनाने का समय हुआ है, ये सब आपने देख लिया। अब अगला समय आता है शासन कैसे चलाया जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने खोज ली, अमेरिका यूरोप वालों ने जगह जगह खोज ली हैं, भारत खोज लिया, भारत तक पहुंच गए हैं। अब इन सब चीज़ों को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए, प्रॉपर रूप से इन्हें अपने हैंडल में कैसे किया जाए, वो अब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे आपकी अगली हेडिंग में। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 तक का युग है यहाँ पर। यानी पूरा 100 सालों का कालक्रम आप यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से यहाँ पर यूरोपियों ने अपना जो सत्ता का प्रसार किया है वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि आर्थिक विनिमय की जो क्रिया है, आर्थिक विनिमय की प्रक्रिया में यहाँ पर 3 तरह के प्रभाव देखे जाते हैं, 3 तरह के फ्लो आपको देखने को मिलते हैं आर्थिक विनिमय वाली क्रिया में। यानी किसी देश के निर्माण में ये 3 तरह के फ्लो बहुत आवश्यक है। ठीक है, और इनका आपस में संबंध भी है, इन्हें विच्छेद नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं तीनों ही फ्लो जो हैं ये मानव के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वही कहता है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। पहला प्रभाव यहाँ पर है, पहला प्रभाव है व्यापार का प्रभाव। ठीक है, इसी में दूसरा प्रभाव यहाँ पर ये है श्रम का प्रभाव है, इसमें ये भी डिफाइन करूंगा मैं। तीसरा प्रभाव यहाँ पर जो है वो पूंजी का प्रभाव है। व्यापार का प्रभाव का मतलब क्या था? देखिए, व्यापार का प्रभाव का मतलब ये था 19वीं सदी के लोगों की जरूरत क्या थी, वहाँ पे कपड़ा और गेहूं तो ही था। यानी लोगों की जो मूल जरूरत जो ही थी रोटी कपड़ा। ठीक है, मकान तब नहीं था, रोटी कपड़ा वाली जरूरत मेन थी वहाँ पर। अगली जो जरूरत थी वहाँ पर क्या थी कि भाई नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, नए नए बागान खोले जा रहे हैं, बागान स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें काम करने वालों की जरूरत थी, यानी श्रम की जरूरत थी। तीसरी जरूरत क्या थी कि बागान वगैरह स्थापित करने के लिए या फिर जमीनों वगैरह को उपजाऊ बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। तो तीसरी पूंजी की आवश्यकता हुई। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलकर जो था कहीं ना कहीं मानव के जीवन को परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर आप इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। ठीक है, अब आप यहां पर आपकी पहली सब हेडिंग यहां पे स्टार्ट होगी 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था, यानी जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी अभी तक किसी देश की इकोनॉमी होती थी, अब वो विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे तब्दील हुई है वो समय आप यहां पर देखेंगे। वो पूरा स्तर आप देखेंगे, वो आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे। इस प्रक्रिया में पूरा जो विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है वो आप यहां पर देखेंगे। अब ये तो आपने पढ़ा ही है कि सबसे पहले औद्योगिकरण की जो लहर थी वो आपके ब्रिटेन से स्टार्ट हुई है। और ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण की लहर स्टार्ट हुई है तो वही यहाँ पर सीन था कि ग्रामीण इलाकों से आबादी जो थी शहरों की ओर पलायन कर रही थी रोजगार की तलाश में, और शहरों पर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था, गंदगी के अंबार लगते जा रहे थे, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा था, लोगों का जीवन स्तर गिर रहा था, भोजन था नहीं, यानी भोजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। भोजन की मांग बढ़ने से क्या था, जो खाद्यान्न थी, खाद्यान्न की कीमतें आसमान छू रही थी। ठीक है, और वहाँ के किसान वगैरह जो थे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर किसान वगैरह इतना उगा नहीं पा रहे थे जितनी जनता की जरूरतें थी। तो बाहर से जो है हमें बाहर से भोजन भी आयात करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही नोट करेंगे, पहला पॉइंट, कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। फलस्वरूप नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। अब देखिए उस समय क्या था, उस समय ब्रिटेन में एक चीज देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर
कि पहले जो कुछ उत्पाद थे, जैसे मक्का बाहर से आयात कर ली जाती थी। तो आयात करने से क्या था कि मक्का का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा कम होता था। यानी कि यहाँ पर जो उगाई जाने, मान लीजिए, हमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर जो किसान है, ब्रिटेन का किसान है, कोई फसल 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से उगा रहा है, ठीक है। अब वहीं इसका सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसके बदले में, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जगह पर 2 रुपये किलोग्राम वाली मक्का अवेलेबल है, यानी उपलब्ध, मार्केट में 2 रुपये किलोग्राम वाली मक्का उपलब्ध है। ऑब्वियस सी बात है, गरीब किसान जो होगा 5 रुपये किलोग्राम वाला अनाज क्यों खरीदेगा, वो तो 2 रुपये किलोग्राम वाली मक्का ही खाएगा, इससे भी तो पेट भर रहा है। तो वही यहाँ पर देखने को मिला था। तो शुरुआत में क्या था, तमाम भूस्वामियों ने तमाम दबाव बनाया, कहा कि भाई मक्का को प्रतिबंधित कीजिए, मक्का का जो हमारे यहाँ आयात हो रहा है इसको बंद कीजिए, ताकि हमारी जो फसल है वो मार्केट में बिक पाए, क्योंकि लोग हमारी फसल नहीं खरीद रहे हैं। हमारी फसल नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम उगा के करेंगे ही करेंगे क्या। तो ऐसे भूस्वामियों के दबाव में क्या आकर यहाँ की ब्रिटेन की सरकार को शुरुआत में मक्का पर, यानी कॉर्न लॉ बनाकर प्रतिबंध लगाना पड़ा है, यानी मक्का का आयात रोक दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर बनी नहीं है, जनता और भड़क गई, क्योंकि जनता गरीब थी, जनता संख्या में ज़्यादा थी। तो वहाँ पर एकदम उद्योगपति, क्योंकि उद्योगपतियों की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, अब जनता वहाँ पे काम जो कर रही है पब्लिक, वो तो गरीब है, अब वो गरीब पब्लिक काम तब करेगी जब खाने को मिलेगा। तो ऐसे करके वहाँ पे उद्योगपति और अब गरीब जनता एकदम भड़क गई है कि नहीं ये कैसे हो गया, उद्योगपतियों की फैक्ट्रियाँ बंद होने वाली थी। उन्होंने कहा नहीं ये तो हटाओ, ये बिल्कुल खत्म करो। तो फिर क्या है, इन सब के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने फिर से कॉर्न लॉ को खत्म कर दिया है। अब कॉर्न लॉ खत्म कर दिया है तो फिर बाहर से सामान, यानी कि आपका खाद्यान्न आयात होने लगा है। अब खाद्यान्न आयात होने लगा है तो एक कंडीशन फिर से वही बनी है कि लोग अपने देश का महंगा महंगा अनाज क्यों खरीदेंगे, सस्ता अनाज खरीदेंगे, सस्ते, यानी कि जो देशों से, बाहर के देशों से अनाज आ रहा है सस्ता वाला, वो खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे ब्रिटेन के जो किसान है उन्होंने फिर खेती करना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा फिर फायदा ही क्या है, हमारी लागत ही नहीं निकल रही है, इससे सस्ते पे तो हमें बाहर से आ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका वगैरह महाद्वीप, वहाँ पर अमेरिका वगैरह महाद्वीप में उस समय बहुत ज़्यादा लोग जागरूक तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा जितना निकल रहा है निकलने दो वहाँ से। तो ऐसे करके सस्ता सस्ता अनाज आता जा रहा है। तो ऐसे एक स्थिति यहाँ पर ये बनी है ब्रिटेन में कि वहाँ के ब्रिटेन के किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है, और वहाँ पर हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, गाँव के गाँव उजड़ गए हैं, लोग शहरों में या फिर दूसरे देशों में चले गए हैं जहाँ पर खेती वगैरह होती थी। यानी ऐसे करके यहाँ से लोग पलायन करके अमेरिकी महाद्वीप में पहुँच गए हैं, यूरोप के अन्य देशों में पहुँच गए हैं जहाँ पर खेती हो रही थी, ठीक है, जहाँ से ब्रिटेन आयात कर रहा था। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आपने अभी नोट किया है। अब इसमें आगे नोट करेंगे सब पॉइंट कि बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ बनाकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। यानी बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ द्वारा मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। अगला सब पॉइंट, पहले का सेकंड सब पॉइंट कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर, यानी खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों के दबाव में सरकार को कॉर्न लॉ निरस्त करना पड़ा, और बाद में बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, आयात किया जाने लगा या होने लगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहां नोट कर लेना यहां पर कि आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, ठीक है। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ी और विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, क्योंकि वहां पर भाई लागत अब निकल नहीं रही है। अब यहाँ हमारी लागत जितनी लग रही है उससे सस्ता तो में प्राप्ति हो जा रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे भारत में ही देख लीजिए, अब भारत में किसान उगाता क्यों है, यानी अपने खाने भर के लिए। अब वो देख लीजिए जितनी हमारी इसमें लागत लग रही है उसी लागत में, उससे कम लागत में हमारा खाने को मिल जाए तो हम क्यों उगाएं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्रिएट हुई। तो ऐसे करके जो खेती में लगे हुए किसान थे वो एकदम उजाड़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर वही आप देखने को मिलेंगे आप कि गाँव से उजड़कर किसान या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे, ठीक है। गाँव से उजड़कर किसान या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। ये सेकंड का सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक स्थिति आपको यही देखने को मिलेगी कि 19वीं सदी के मध्य में आप देखेंगे ब्रिटेन में उपभोग स्तर बढ़ता चला गया, यानी लोगों की खाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई है। चूंकि ऊपर से वहां पे औद्योगिकरण भी हो रहा था तो वहां पर लोगों को इनकम भी प्राप्त हो रही थी, तो आय में वृद्धि हुई है। तो लोगों की अब जरूरतें बढ़ने लगी हैं,
ठीक है। अब ज़रूरतें बढ़ने लगी हैं तो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए तमाम लोगों ने क्या किया है, जिनकी पूर्ति वहाँ पर ज़रूरतों की नहीं हो रही है, वो उन लोगों ने अमेरिका जैसे उपनिवेशी देशों में जाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि वहाँ से और धन और संपदा हमें मिल जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई और लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। ठीक है, आय में वृद्धि हुई और लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे चौथे पॉइंट में कि पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करने के लिए खेती की जाने लगी, क्योंकि ब्रिटेन में तो हो ही नहीं रही थी खेती। ब्रिटेन में तो वहीं मशीनीकरण का युग आ गया था और ब्रिटेन के किसान ही वहाँ पर यही देख रहे थे कि हमें बाहर से खाना आए, खाद्यान्न हमारे यहाँ बाहर से आयात किया जाए। तो ऐसे करके तमाम देशों से यही दबाव बनाया गया कि आप ब्रिटेन को सप्लाई जारी रखें। तो अन्य देशों में खेती स्टार्ट हो गई, तमाम ब्रिटेन के जो लोग थे इन देशों में जाके बस गए। ठीक है, तो वो हम यहाँ चौथे नंबर पे पॉइंट में देख रहे हैं वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये जो सब काम हो रहे थे, यानी कि जो सब खेती वगैरह वाले इलाके थे, अब इनके लिए खेती हो कैसे? ऑब्वियस सी बात है, यानी कि खेती मान लो अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गए हम, तो अमेरिका महाद्वीप में तो जनजातियां हैं, जनजातियों की संख्या भी बहुत अल्प है। अब लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब लोग चाहिए तो हमें वहाँ लोग पहुँचाने पड़ेंगे। तो तब आपने देखा होगा कि हमारे भारत से अफ्रीकी महाद्वीप से तमाम जो श्रमिक हैं अनुबंध करके ले जाए गए इन जगहों पर, ताकि खेती करवाई जाए। यानी खेती के लिए हमें एक तो श्रम की आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता है पूंजी की आवश्यकता क्यों है? वहाँ पर माल ढुलाई के लिए, माल लाने ले जाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर नई जमीनों को तैयार करने के लिए, बंदरगाहों से वहाँ पर जो है रेलवे वगैरह को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पर इन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता भी है। तो ऐसे करके ब्रिटेन सरकार ने जो है, फिर लंदन सरकार ने इन सब के लिए पूंजी भी मुहैया करवाई है, ताकि ब्रिटेन की जो जरूरतें हैं इन देशों से पूरी होती रहें। तो यहां पर आप आगे देखेंगे इसी में सब पॉइंट, यानी आपका चौथे का सब पॉइंट है कि खेती से जुड़े सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। यानी खेती से जुड़े सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी, इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, तो अमेरिका, उसी समय जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो वीरान जो महाद्वीप थे, तो इनमें मजदूरों की कमी थी। तो वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव भी होने लगा। यानी वहाँ पर हमारे भारतीय महाद्वीप से, उपमहाद्वीप से श्रमिकों को ले जाकर, एशिया के और जगहों से श्रमिकों को ले जाकर जो है अफ्रीकी महाद्वीप के श्रमिकों को ले जाकर बसाया गया। ठीक है, तो ऐसे करके श्रम का प्रभाव भी हुआ है, यानी कि वहाँ पर पूंजी का प्रभाव हुआ है, साथ ही साथ श्रम का प्रभाव भी वहाँ पर हुआ है। अगर हम देखें, अगर अमेरिका की स्थिति उठा के देखें, तो अमेरिका के बारे में बताया गया कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग जो थे वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। आप समझ सकते हैं ये पूरा जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बनाया गया है, वो बना हुआ है, वो यूरोपियों के द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप 5वें का पहला सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम उस समय का समय देखें, 1890 तक का समय देखें, तो तब तक की जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे आप देख रहे हैं सब जहाज पे चढ़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये सब लोग जहाज पे चढ़कर अमेरिका वगैरह में या फिर ये सब जाने के लिए तैयार हैं। तो 1890 तक हमें एक माहौल ये देखने को मिलेगा कि एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। लोगों की खाने की जरूरतें बढ़ती जा रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, खाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्रित था वो केवल खाने पर था कि हमें खाद्यान्न की पूर्ति करनी है, खाद्यान्न में कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात ये है, यहाँ पर जो खेती हो रही थी ये परंपरागत किसान नहीं थे। पहली बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि भाई जो खेती करने वाले व्यक्ति थे वो परंपरागत किसान नहीं थे। परंपरागत किसान कौन होते हैं? यानी कि वही किसान जो अपने सदियों से अपनी जो पितृभूमि है या फिर अपनी जो आनुवांशिक रूप से भूमि मिली उस पर जमीन कर रहा हो, वो परंपरागत किसान कहलाता है। यहाँ पर जो किसान या फिर जहाँ पे जो खेती करने वाले व्यक्ति थे वो सब औद्योगिक मजदूर थे, यानी अनुबंध के तहत लाए हुए मजदूर। ठीक है, वो मजदूर खेती कर रहे थे, किसान खेती नहीं कर रहे थे। करवाने वाले कौन थे? वो अमेरिका जैसे अमेरिका बोल रहा हूँ मैं, ब्रिटेन जैसे या फिर अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनके जो है बड़े बड़े धनी सेठ हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी वगैरह थे जिनके फार्म वगैरह बने हुए थे, वहाँ पर खेती हो रही थी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर खेती करने वाले किसान नहीं है ये यहाँ पर खेती जिनसे करवाई जा रही है वो सब औद्योगिक मजदूर हैं। ठीक है, यानी अब आप यहाँ पे लिखा भी है कि अब अपने खेतों में खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, यह काम औद्योगिक मजदूर करने लगे थे। यानी इन्हें औद्योगिक मजदूर हैं ये। उद्योग में नहीं, एक तरह का उद्योगी तो हो गया ये। उस समय की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर उद्योगी तो हो गया, तो उद्योग में लगे हुए मजदूर हैं ये। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। ऐसी ही व्यवस्था हमारे यहाँ भी
बताई जाती है, हमारे यहाँ भी हो रही है। हमारे यहाँ भी इन्होंने जो है नाटकीय ढंग से हमारे पंजाब में प्रयोग किया है। पंजाब का जो अर्ध रेगिस्तानी वाला इलाका है, यहाँ पर ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए इन्होंने नहरों का जाल बिछाया है, ताकि यहाँ से गेहूं और कपास की खेती की जाए और वो निर्यात किया जा सके ब्रिटेन के लिए। और यहाँ पर इन जगहों पर इन्होंने पंजाब में जो है विभिन्न जगहों से लाकर लोगों को बसाया है, और ऐसे करके यहाँ पर बस्तियों को कैनाल कॉलोनी बना दिया गया है, यानी इन्हें कैनाल कॉलोनी या फिर नहरी बस्ती कहा गया है। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, छठा पॉइंट आपका जो है यहाँ पर लिखेंगे, पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, यानी इन इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, नहरी बस्ती कहा जाता था। आगे बढ़ने पर हम ये पाएंगे यहां पर, अगला जो सातवां पॉइंट है आपका, कि आपका 1820 से लेकर 1914 के बीच जो लगभग व्यापार, यानी कि इस समय जो अगर आप देखेंगे 1820 से लेकर 1914 के बीच जो विश्व व्यापार, यानी जो आपका विश्व व्यापार में जो है 60% लगभग हिस्सा जो है वो प्राथमिक उत्पादों का है, यानी गेहूं, कपास और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का यह हिस्सा है। यानी आप 1820 से लेकर 1914 तक का जो विश्व व्यापार हो रहा है, इसमें 60% हिस्सा जो है प्राथमिक उत्पादों का है। प्राथमिक उत्पादों में एक तो आपके खाद्यान्न वाले हैं और विनिर्माण वाले हैं। विनिर्माण में आने वाले रॉ मटेरियल आपका कपास है, क्योंकि कपड़ा बनाया जाता था, यानी रोटी और कपड़े की दो ही चीज़ों की भूख थी, तो रोटी के लिए गेहूं, कपड़े के लिए कपास। ठीक है, ऊपर से जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, तो उन सब कुछ संचालन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा की खपत की जो पूर्ति हो रही है वो कोयले के जरिए हो रही है। तो ऐसे करके तीन चीज़ों का योगदान, यानी ये तीनों चीज़ें क्या प्राथमिक उत्पादों में आती हैं, तो सबसे ज़्यादा था, 60% के करीब हिस्सा था इनका। ठीक है, ये सातवां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अगली हेडिंग आपकी जो है तकनीकी की भूमिका, ये टेक्नोलॉजी ने क्या रोल अहम अदा किया है, क्या रोल निभाया है वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने में, ग्लोबलाइज समाज बनने में तकनीक की क्या भूमिका रही है, ये भी जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। ठीक है, उस समय तक आपको पता होगा रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकें ये बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो इन सब तकनीकों के आ जाने की वजह से हमारा जो समाज जो है और ज़्यादा जो है स्प्रेड होता चला गया, और ज़्यादा कनेक्ट होता चला गया है, और जो सामान की ढुलाई वगैरह है वो और तेजी से होने लगी है। जैसे आपने देखा होगा तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी हैं, बोगियों का भार कम करके जल प्रपोत बड़े बड़े बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अब ज़्यादा दूर तक, ठीक है, यानी ऐसे करके ज़्यादा दूर तक हम कम समय में पहुँच पा रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी ने भी यहाँ पर अपने विकास में एक अहम योगदान निभाया है। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में बताया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप से जो जानवर वगैरह हैं, मवेशी वगैरह हैं, उनका मांस का निर्यात नहीं होता था। यानी अमेरिका वगैरह से, या कहा जाए अमेरिका वगैरह से जानवरों को मारकर नहीं भेजा जाता था, यानी मांस के रूप में नहीं भेजा जाता था, यानी पूरे पूरे जानवर भेजे जाते थे यूरोप के लिए। लेकिन होता क्या था, यूरोप तक जो जानवर ले जाए जाते थे, पहली बात तो एक स्थान बहुत ज़्यादा घेरते थे, जगह बहुत घेरते थे। दूसरी बात, बहुत सारे जानवर सफ़र में खाना ना मिलने की वजह से, चारा ना मिलने की वजह से बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे। लास्ट तक यूरोप तक पहुंचते पहुंचते वजन कम हो जाता था। तो वहां पर यूरोप में जो पहुंचने वाले जानवर थे, उनसे निकलने वाला मांस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। यानी यूरोप में गरीबों तक वो मांस पहुंच ही नहीं पाता था, वहां पे अमीर व्यक्ति ही केवल ये मांस खा पाते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम हुआ, यानी कि शीतलन वाला सिस्टम स्थापित किया गया है, अब जो मांस, यानी कि पहले जो जानवर भेजे जाते हैं, अब जानवरों की जगह अमेरिका में ही वो उन्हें मारकर मांस भेजा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि अब रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेशन वाला सिस्टम स्थापित कर दिया गया है। तो ऐसे क्या हुआ, एक तो जो जगह वगैरह थी, कम जगह में मांस ज़्यादा पहुँच जाता था, और खर्चा भी कम हो गया, यानी समुद्री यात्रा पर खर्चा जो लग रहा था वो कम हो गया, और यूरोप में मांस के दाम गिर गए। अब ऐसे वहाँ पर यूरोप के लोगों का जो जीवन स्तर है, भोजन स्तर है, अच्छा हो गया। यानी वहाँ पर जो लोग आलू और ब्रेड पर डिपेंड थे, अब वो आलू ब्रेड पर डिपेंड ना रहकर मांसाहार में मक्खन, अंडे, ये सब चीज़ें मिलने लगी। ऑब्वियस सी बात है, जीवन स्थिति सुधरी, वहाँ पर लोगों का जो है, जो आपकी लाइफ स्पैन है वो बढ़ता चला गया, जीवन काल भी बढ़ा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें एक अहम रोल निभाया है टेक्नोलॉजी ने भी। तो यहाँ पर अब आप इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था, केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। इसी में सब पॉइंट, पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित होने के बाद, पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित होने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप को भेजा जाने लगा। इसी में सब पॉइंट,
यानी आपका सेकंड का अगला सेकंड सब पॉइंट है, इससे न केवल समुद्री यात्राओं में आने वाला खर्चा कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। तो आप समझते होंगे जब कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो लोग खूब खाते हैं उसे, तो खूब खाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर, अब अगली सब हेडिंग आपकी यही है, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवादी शासन जो है 19वीं सदी के आखिर में कैसे फैला है। देखिए आई होप आप ये 19वीं, 18वीं, 17वीं, 21वीं इनसे अवगत होंगे। अवगत नहीं है तो बता दे रहा हूँ। जैसे अभी आपका क्या समय चल रहा है, अभी आपका सन 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर जो 2020 है आपकी 21वीं सदी मानी जाएगी। 21वीं सदी है ये, यानी कि सन 2000 से लेकर, फिर से बता दे रहा हूँ, 2000 से लेकर 2099 तक का जो बीच का जो पूरा टाइम पीरियड है ये 21वीं सदी बोला जाएगा। ठीक है। और वैसे ही 20वीं सदी का मतलब, यानी 20वीं सदी की अगर हम बात कर लें तो आपका जो 1900 से लेकर 1999, ठीक है, ये पूरा 20वीं सदी है। ठीक है। तो 19वीं सदी की अगर बात हो रही है यहाँ पर, 19वीं सदी की का मतलब यहाँ पर ये है कि सन 1800 से लेकर 1899 तक का समय। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है 19वीं सदी के आखिर में। 19वीं सदी के आखिर का मतलब क्या हुआ कि 1890 के बाद का समय बोला जा रहा है। 1890 के बाद का दशक जो बोला जा रहा है, तो उस दशक की बात हो रही है कि वहाँ पर उपनिवेशवाद कैसे फैला है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो आई होप ये डेट वाला जो कन्फ्यूजन है, या 19वीं 20वीं, जिनकी समझ में नहीं आता हो उन्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 19वीं सदी की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों की बात हो रही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार तो बढ़ा है, लेकिन व्यापार बढ़ने के बाद यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर काफ़ी सारे देशों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। समाप्त कैसे हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो औपनिवेशिक ताकतें थी, यानी विदेशी ताकतें थी, वो वहाँ पर जाके पहुँच गई हैं, और विदेशी ताकतों ने वहाँ पर स्थानीय स्तर के जो राजा महाराजा या फिर वहाँ पर स्थानीय स्तर की जो प्रशासन व्यवस्था था उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे करके लोगों की जो स्वतंत्रता है, आजीविका है, इन पर कहीं ना कहीं संकट छा गया है। और आप देखते होंगे धीरे धीरे करके वो देश जो है इनके अधीन भी आ गए हैं। तो ऐसे करके लोगों के जीवन स्तर पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है। यानी कि यहाँ पर अगर विश्व अर्थव्यवस्था है वो तो बढ़ती चली गई है, क्योंकि ये लोग लगातार पैसा लेते रहे हैं, खींचते रहे हैं पैसा, यानी शोषण करते रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो होता है वो लगातार गिरता चला गया है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। आजीविका के साधन छिनने का रीजन यही था कि भाई जो उपनिवेशवादी वाले जो थे, यानी कि जो इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, यूरोप से निकले हुए व्यक्ति, उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की स्वतंत्रता, लोग स्वतंत्र रूप से जो कमा खा रहे थे वो सब छिन गया अब। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर पहले पॉइंट में लिख लिया होगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है यहाँ पर कि यूरोपियों की जो विजय हैं, विजयों से यहाँ पर बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए हैं। यानी यूरोपी जो लगातार जीतते जा रहे हैं उनसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कष्टदायक आर्थिक रूप से वहाँ पे हिनास हुआ, सामाजिक रूप से शोषण हुआ, ऊपर से पारिस्थितिक बदलाव आए हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने खाद्यान्नों वगैरह का अंधाधुंध दोहन करवाया है। तो ऐसे करके यहाँ पर औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समावित कर लिया गया है। यानी इनके ये प्रयास जो रहे हैं, इन प्रयासों की वजह से क्या हुआ है, जो औपनिवेशिक समाज था, यानी जहाँ पर इन्होंने अपने औपनिवेश स्थापित किए थे, वो विश्व अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो गया है, क्योंकि वहाँ से निकलने वाला जो रुपया पैसा था वो कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से चला गया है। ठीक है। तो आप ये चीज़ें पहले पॉइंट में आप लिखेंगे, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने पर आपको एक मैप दिख रहा है यहाँ पर, और ये मैप समझ गए होंगे आप, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप में आप यहाँ पर एक तरफ तो अब जो देश हैं उनके नाम दिख रहे होंगे, मोरक्को, अल्जीरिया, साथ ही साथ दिख रहे हैं स्पेनिश मोरक्को, स्पेनिश सहारा, पोर्ट गिनी, सेरा लियोन। ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, यानी फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका है, फ्रेंच वालों का शासन है। ठीक है। फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इधर देख रहे होंगे ये वाले देश। ठीक है। यानी कि ये बेल्जियन कांगो है, यानी बेल्जियम वालों का यहाँ पे अधिकार है। ठीक है। ये नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये भी स्पेनिश वालों का है, यानी ये सब इनके कलर डिफाइन है, यानी ये यूरोप के निकले हुए देश हैं। ठीक है। और इन देशों पर यूरोप से निकले हुए ये शासक जो है, और इन्होंने यहाँ पर यूरोप में यहाँ पर आके अफ्रीका में आके अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं।
तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसके जरिए। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इनके बॉर्डर जो बने हुए हैं एकदम सीधी लाइन में बने हुए हैं, ये ऐसे क्यों बने हुए हैं? ये ऐसे इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये लोगों ने पहले ही एक संधि कर ली थी, पहले ही एक समझौता कर लिया था कि भाई हम इस हिस्से में कब्जा करेंगे, आप इस हिस्से में कब्जा करेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे की क्षेत्रों में अतिक्रमण न कर सकें। लेकिन हमें जो सामान चाहिए, संसाधन चाहिए, वो हम आराम से वहाँ से खींचेंगे और हम वहाँ एक दूसरे के में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने संधि कर ली थी, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप संसाधनों की दृष्टि से, भू संसाधन, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न था और वहाँ के लोग भी अब लगभग अमेरिकी महाद्वीप के जैसे ही थे, यानी इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं था, जनजातीय लोग थे तो इन्हें भी ज़्यादा मतलब नहीं था, केवल अपने खाना खर्चा चलता रहे, यानी अपनी खाद्यान्न पर आधारित आजीविका थी, वही चलती रहे, खाद्यान्न पर, पशुओं पर आधारित आजीविका थी, इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं था। तो ऐसे में ये लोग जब जहाँ आए हैं, यानी औपनिवेशी सोच वाले लोग यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह से पहले डिफाइन कर लिया था कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, कि 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में हुई बैठक में अफ्रीका पर, ठीक है, यानी आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। यानी ये बड़े बड़े देश थे, इन सबकी बैठक हुई, इन्होंने कहा कि भाई ये हिस्सा हमें चाहिए, ये हिस्सा हमें चाहिए, ऐसे करके इन्होंने अपने आप पहले ही बांट लिया। यानी अफ्रीका में आए भी नहीं है उससे पहले इन्होंने कह दिया कि नहीं ये हिस्सा तो हम लेंगे, ये हिस्सा हम लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा अफ्रीका इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, यूरोपीय वालों ने, यूरोपियन ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, जो अमेरिका महाद्वीप किसी समय तक बिल्कुल निर्जन था, किसी समय तक बिल्कुल वीरान था, अब वहाँ पर जो यूरोपीय व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने वहीं जो है वहाँ पर जो पहुँचे यूरोपीय व्यक्ति हैं, वहाँ पर अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अमेरिकी साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो अब ऐसे करके जो अमेरिकी साम्राज्य वाले लोग थे, चूंकि वो लोग तो यूरोपीय लोग थे, तो उनकी भी सोच यही थी, उपनिवेशी वाली सोच। तो जहाँ जहाँ से जैसे स्पेन का कुछ जगह पे शासन रहा था, तो स्पेन ने, जब स्पेन का शासन खत्म हो गया, तो उस जगह का शासन जो है यूएसए ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाली विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली, यानी यही दो देश एंड में बचे हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही देश हो पाए हैं औपनिवेशिक शासन बनाने में। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसी में सब पॉइंट, पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशकों के आखिरी वर्षों में यूएसए भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। यानी यूएसए ने भी कुछ स्पेन के उपनिवेश जो रह चुके थे उन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि यूएसए भी एक संगठित देश बन चुका है, पूरा जो है विभिन्न यूरोपीय नागरिक वहाँ पे जाके पहुँच गए हैं और अपने आप वहाँ पर एक जो है देश वाली फीलिंग आ गई है, देश वाली एक अवधारणा क्रिएट हो गई है और अपना देश बनाने की बात चल रही है वहाँ पर। तो यूएसए के जो लोग हैं उन्होंने भी फिर ये कोशिश की है कि हम भी अब कब्जा करें, हम भी जो है क्यों ना हम भी इन संसाधनों पर अपना हाथ आजमा लें, ठीक है। यानी अपने देश में संसाधन जो हैं वो तो है ही हैं, क्यों ना हम दूसरे देशों के संसाधनों पर हम भी कब्जा कर लें। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। उपनिवेशवाद किस तरह से बढ़ा है वो सब आपने देख लिया होगा। ये कहानी है, आप देख पा रहे हैं, एक हेनरी मार्टिन स्टैनली की कहानी है। तो ये सब कहानी किससे जो है आप खुद यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पे लिखने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, इसका नाम आपने सुना भी होगा, करंट अफेयर्स में सुना भी होगा कि हमारे यहाँ से ये बीमारी अब खत्म हो गई, पूरी तरह से बिल्कुल मुक्त हो गया है भारत, जो रिंडरपेस्ट से मुक्त हो गया है। अभी कुछ लगभग 2-2.5 साल पहले मुक्त हुआ है, ठीक है। यानी सरकार ने, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है उसने घोषित कर दिया कि रिंडरपेस्ट से मुक्त हो गया। रिंडरपेस्ट हमारे यहाँ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे पोलियो मुक्त हो गए हम, वैसे ही रिंडरपेस्ट का भी है, ठीक है। तो रिंडरपेस्ट एक पशुओं की बीमारी थी जो धीरे धीरे जो थी एकदम, यानी कि तीव्र गति से, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, प्लेग की तरह से, प्लेग जैसे फैलता जाता था, चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जो थी एकदम तेजी से फैलती थी, लोग मरते चले जाते थे। तो वैसे ही रिंडरपेस्ट जो था, ये रिंडरपेस्ट जहाँ जहाँ पर फैला है, तो वहाँ पर पूरे जो देश हैं वहाँ पे मवेशी मरते ही चले गए हैं। तो वो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका असर क्या हुआ, रिंडरपेस्ट जो बीमारी हुई है, क्या वास्तव में इस बीमारी से लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है या फिर कुछ देशों को जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद मिली है, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपने देखा था कि भाई जो स्पेनिश लोग थे, स्पेनिश सैनिक थे, उन्हें चेचक के कीटाणुओं की वजह से अमेरिका वाले हिस्से पर कब्जा करना आसान हो गया था, ठीक है, आपने देखा भी है। तो वैसे ही यहाँ पे रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन और जो लोग थे, यूरोपियन देशों से आए हुए लोग थे, उनका अफ्रीकी महाद्वीप पर कब्जा जमाना आसान हो पाया है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी मवेशियों में प्लेग की तरह फैली।
इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। अब देखिए अफ्रीका की बात कर लेते हैं, अफ्रीका में किस तरह से लोग रह रहे थे और अफ्रीका में इस बीमारी का क्या असर हुआ वो हम देखेंगे। अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में प्राचीन काल से ही आपको पता होगा यहाँ पर जमीन की कोई कमी नहीं है, जो है संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ऊपर से अफ्रीका की आबादी बहुत कम है, जनजातीय आबादी, ज़्यादा आबादी नहीं है, ठीक है। वहाँ का जो समाज था, समाज वहाँ का साम्राज्यवादी समाज नहीं रहा था, केवल अपना आजीविका प्रधान समाज था, यानी हम जमीन के सहारे, खेती के सहारे, पशुओं के सहारे अपना जीवन चलाएं, रुपया पैसे का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, ठीक है। यानी पैसे का या वेतन पे काम करने का यहाँ पे चलन बिल्कुल नहीं था, ये ध्यान रखना। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन सब कहानियों के बारे में जानने में, क्योंकि हम ये तभी जान पाएंगे अफ्रीका पे कब्जा कैसे जमा पाएंगे ये लोग, पूरी कहानी हम तभी जान पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने भारत के संदर्भ में कहानी पढ़ी कि भारत उपनिवेशी शासन के अधीन कैसे आया, तो वही कहानी हमें भी यहाँ भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि प्राचीन काल से ही अफ्रीका भू संसाधन में धनी था। भू संसाधन में सारे संसाधन आ जाते हैं, खनिज संसाधन भी आ जाता है, जमीन वाला भी आ जाता है। तो पहला सेकंड पॉइंट यही लिख लेना। यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना आप कि वहाँ के लोगों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, वहां पे उस समय जो है पैसे या वेतन पे काम करने का चलन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये तो भाई 1885 में जो आपने देख लिया कि बर्लिन में जो इनकी जो बैठक हुई है, ठीक है, इन बैठक में ही इन्होंने डिफाइन अपना जो है पहले ही तय कर लिया है, यूरोप वाले जो सभी देशों ने मिलकर कि हम ये हिस्से पे कब्जा करेंगे, आप इस हिस्से पे कब्जा करेंगे। अब ऐसे में ये लोग कब्जा करें या फिर ये सब प्रलोभन है लोगों को, तो कैसे प्रलोभन है, लोग पैसे के लेकर काम करने को तैयार नहीं है, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहाँ पर कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज खंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। ये थर्ड पॉइंट ये वाला है आपका, ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर दिक्कत वही थी, वे दिक्कत क्या थी, यानी कि ये लोग, ये लिख लेना, वे लोग अफ्रीका में बागानी खेती और खादानों का दोहन करना चाहते थे। यानी कि ये लोग क्या करना चाहते थे, ये यहाँ बागानी खेती और खादानों का दोहन करना चाहते थे। यानी उनका उद्देश्य यही था यूरोपियों वालों का कि भाई यहाँ जमीन तो बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना बागान लगाए जाएं, बड़े बड़े बागान लगाए जाएं, उन बागानों में फसलों की खेती करवाई जाए, जिससे एक बड़ी मात्रा में हमें फसलों का उत्पादन हो, उनकी अच्छी खासी कीमतें मिल सकें और यूरोप के देशों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। ये उनका उद्देश्य था। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अब भाई लोग काम करने को तैयार क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है धन संपदा प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं रही है, आजीविका प्रधान रही। आजीविका का मतलब अपना पेट भरता रहे, हमें ज़्यादा मतलब है ही नहीं। तो ऐसे में दिक्कत बड़ी थी, लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अब क्या किया जाए, कौन से यहाँ पे सुधार किए जाए, तो इन्होंने फिर टेक्निक अपनाई। अब टेक्निक वो देखेंगे इन्होंने टेक्निक क्या अपनाई है। पहले तो ये लिख लेना इसमें सब पॉइंट, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट। लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तनख्वाह पर काम करने की आदत ही नहीं थी उन्हें कभी। अब इसके लिए इन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोपीय जो आए हैं, तो उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। कैसे हथकंडे अपनाए हैं, इन्होंने तमाम भारी भरकम कर लगा दिए हैं और ये डिमांड की है कि करों का भुगतान केवल और केवल तभी होगा जब आप हमारे बागानों में, हमारी खदानों में काम करोगे, तभी कर का भुगतान होगा। वैसे कर का भुगतान नहीं होगा, ठीक है, यानी अपना अनाज देकर भुगतान नहीं होगा, नहीं, काम करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल उल्टी नीति, यानी हमारे यहाँ से नीति थी पैसा लेने वाली नीति, लेकिन नहीं, यहाँ पर नीति उल्टी है। यहाँ पर नीति उन्होंने कर दी, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा तभी आपका टैक्स यहाँ पे चुकाया जाएगा, तभी आपका टैक्स पूरा होगा, टैक्स की भरपाई तभी पूरी हो पाएगी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, यानी थर्ड का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया है, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि इसके लिए उन्होंने अफ्रीकियों पर भारी भरकम कर लाद दिए। इसके लिए उन्होंने अफ्रीकियों पर भारी भरकम कर लगाए, जिनका भुगतान केवल बागानों या खदानों में काम करके ही किया जा सकता था। जिनका भुगतान केवल बागानों या खदानों में काम करके ही किया जा सकता था। अब देखिए यहां पर छोटे छोटे किसान या काश्तकार वगैरह जो थे, उनको उनकी जमीन से वंचित करने के लिए इन्होंने एक नीति अपनाई, नया उत्तराधिकारी कानून लेकर आए। अब नए उत्तराधिकारी कानून में क्या था कि केवल जमीन जो है, वो जमीन परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति के रूप में मिलेगी, सभी में बंटवारा नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक पिता के पास 50 बीघा जमीन है और उसके 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्रों को
25 मिल जाएगी, 50% मिल जाएगी, 2 पुत्र ही हैं केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खत्म ही कर दिया, नहीं, केवल एक परिवार, एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी, बाद बाकी बची कुची जो होगी वो हमारे अंडर में आ जाएगी। यानी कि प्रयास, इनका जो उद्देश्य यही था कि लोगों को बिल्कुल निहत्था कर दो, लोगों के पास को छोड़ो ही मत, मजबूरी में लोग काम करेंगे, मजदूर बन ही जाएंगे मजबूरी में। तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट लिखेंगे, थर्ड का यहाँ पर चौथा सब पॉइंट है कि काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून बदलकर अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस तरह का कानून इन्होंने मतलब बना दिया। ये आप लिख लेना, आप थर्ड का चौथा सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ऐसे में ये तो काम इन्होंने कर ही रहे थे, अब यहां तक रिंडरपेस्ट बीमारी नहीं आई है, अब यहां पर रिंडरपेस्ट की एंट्री हो गई है। यानी ये तो इन्होंने काम किए, यहां पर ये सो काम इन्होंने किए कि कर लगाए, करों का भुगतान केवल खदानों में या बागानों में काम करके ही हो सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम वाला उत्तराधिकार कानून बना दिया कि भाई अब एक आदमी को ही जमीन मिलेगी, सबको नहीं बटेगी। तो ऐसे करके ये तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन सब तब तक इनके हाथ में कहते नहीं है कि वक्त मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो वही कहावत यहाँ पर भी जो अप्लाई होती है, वही कहावत यहाँ पर भी आ जाती है कि यहाँ पर बिना चाहे इनके लिए वही चीज़ मिल जाती है। कि 1880 के दशक में यहाँ पर क्या हुआ है, 1880 के दशक के अंत में यहाँ पर ये हुआ है कि जो पूर्वी अफ्रीका में संघर्ष चल रहा था, एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे लोग, एरिट्रिया पर इतालवी सैनिक प्रयास कर रहे थे इसे अपने कब्जे में लेने के लिए। तो यहाँ पर इतालवी सैनिक जो तैनात थे, इतालवी सैनिकों के भोजन के लिए जो एशिया से जानवर वगैरह मंगाए जाते थे, तो उन जानवरों के जरिए यहाँ पर क्या हुआ, रिंडरपेस्ट यहाँ पर पहुंच गया है। अब चूंकि जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि जब कोई महाद्वीप बिल्कुल अलग रहता है या कोई समुदाय बिल्कुल अलग रहता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, अलग होती है। जैसे हमने अमेरिका के बारे में देखा तो वही यहाँ पर था, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप के जो जानवर थे बिल्कुल अलग थे, एशिया की जानवरों से बिल्कुल अलग थे, तो उनके अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि भाई जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी एकदम जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। यानी कि अभी तक जो बीमारी, यहाँ पे मैप में जाता हूँ, अभी तक जो बीमारी इस वाले हिस्से में थी, यानी कि यहाँ पर इस वाले हिस्से में जो थी, यानी इरिट्रिया वाले हिस्से में थी, यहाँ वाले हिस्से में थी, ठीक है, यानी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में थी, वो पहुँचते पहुँचते अब यहाँ तक पहुँच गई, यानी अटलांटिक महासागर वाले छोर तक पहुँच गई। और कुछ साल बाद, 5 साल बाद वो बीमारी जो थी आपके केप ऑफ गुड होप जो बोलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका वाला हिस्सा बोलते हैं, यहाँ भी पहुँच गई। यानी पूरे अफ्रीका को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग 90% जो जानवर थे, यहाँ के 90% जानवर जो थे वो इसमें मारे गए। अब मारे गए जानवर, अब बचे कुचे जानवरों का क्या हुआ? अब बचे कुचे जानवरों को जो था जबरदस्ती वहाँ की सरकार जो मतलब जो भी औपनिवेशिक सरकारें थी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, बागान मालिकों ने कब्जे में ले लिया। अब लोग मजबूर हो गए, अब करना क्या भाई, अब खाने का साधन तो है ही नहीं, कमाने का साधन तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे करके जो है पूरा अफ्रीका जो है इनका गुलाम बन गया है। ये कहानी मतलब आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे अब आप अगला पॉइंट, यानी अब आपका चौथा पॉइंट आएगा यहाँ पर कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी 1880 के दशक में, 1880 के दशक के आखिरी सालों में पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए, इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से मंगाए जानवरों के साथ यहां पहुंची। पेट भरने के लिए एशियाई देशों से मंगाए जानवरों के साथ यहां पहुंची। चौथे का सब पॉइंट आप लिख लेना, जंगल की आग की तरह 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। यानी हिंद महासागर तट पर जो थी अब वो अटलांटिक तट, यानी कि आपके इसके पश्चिमी तट पर जाकर पहुंच गई है अफ्रीका के, ठीक है। इसी में सब पॉइंट 5 साल बाद यह केप यानी अफ्रीका का दक्षिणी जो हिस्सा जो है वहां भी पहुंच गई। ऐसे करके आप देखेंगे यहां पे अगला सब पॉइंट, यानी कि चौथे का थर्ड सब पॉइंट है सॉरी, यहां पर आप देखेंगे कि रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते आने वाले जो 90% मवेशी हैं इनको मौत की नींद सुला दिया। यानी कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ही लगभग 90% जो जानवर थे वो मारे गए हैं इसमें, ठीक है। यानी कि एक रास्ता आसान कर दिया है। जो समाज कहीं ना कहीं कृषि प्रधान, जो अपने जानवरों पर प्रधान समाज था, वो अब उसके लिए संकट का क्रिएट हो गया कि अब खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ठीक है। यानी कमाते हैं हम खाने के लिए, अब भोजन की पूर्ति कैसे होगी? तो मजबूरी थी इनकी जो है कि इन्हें गुलामी करनी पड़ी, ठीक है। तो वही हम चीज़ें देखेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में, 5वें पॉइंट में,
5वां पॉइंट यही कहता है कि अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे जो पशु थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए। यानी कि उन्होंने कहा आप जाओगे तो बेटा जाओगे कहाँ, तुम्हें तो हम इतना मजबूर कर देंगे कि तुम अब खुद गुलामी करोगे। तो वही स्थिति यहाँ क्रिएट हुई है, पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो गुलाम हो गया है। यानी कि यहाँ पर कुछ तो इनका प्रयास था यूरोपियों का, और कुछ प्रयासों के अलावा कुछ इनका जो कह सकते हैं अपनी तलवार की दम थी, कुछ इन पर वक्त भी मेहरबान था। ठीक है, दोनों ही बातें थी, कुछ वक्त भी मेहरबान था। और ऐसे देखेंगे कि आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप इनके कब्जे में आ गया है। तो हर देश को गुलाम बनाने की कहानी अलग है। जानना हमारे लिए जरूरी क्यों हो जाता है? जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में, देखिए इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि हम अपने अतीत से सीख ले सकें, सबक ले सकें, ताकि भविष्य में उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यानी वो घटनाएं दोबारा हमारे सामने न दोहराई जाएं, उनसे एक सबक मिले, एक लेसन मिले, सीखने को मिले हमें। तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का रीजन यही है। तो आज आपको ये पता चला होगा कि भाई अफ्रीका कैसे गुलाम बना, क्यों बना। हमने पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा कि कब कौन गया, लेकिन हमने एक ओवरव्यू पता चल गया कि भाई गुलाम बनने का कारण सबसे बड़ा ये था, यानी बीमारी भी सबसे बड़ा कारण थी वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके आज आपका जो है पार्ट 1 यहाँ पे कवर हो जाता है। यानी पार्ट ए या पार्ट 1 आपका जो है यहाँ कवर हो गया है। बहुत जल्द आपका जो है कल मैं कोशिश करूंगा पार्ट बी भी आ जाए आपका। तो आप लोग बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है, यानी यूपीएससी एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स हो चुका है, 4 अक्टूबर 2020 वाला प्रीलिम्स हो चुका है यूपीएससी का, उसके बाद आपका पता नहीं पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं मैं, और पिछले वीडियो में मैंने बोला था, यूपीएससी की जो साधना, एक साधना है, ये एक तप है। जैसे ऋषि मुनि हमारे तप करते थे हजारों सालों का, तो वही आपकी यहाँ पे कंटिन्यूटी में पढ़ाई चलनी चाहिए। बीच में ब्रेक नहीं करनी है। आप ये सोच लें कि प्रीलिम्स दे आए, काम खत्म हो गया, पता नहीं है आपको कि प्रीलिम्स में हो ही जाएगा या नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो भी आपको मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपने कॉन्सेप्ट, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप पढ़ते रहिए। आप ये बिल्कुल मत ढिलाई मत कीजिए कि त्यौहार आने वाले हैं, फेस्टिवल्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो फेस्टिवल्स हैं वो कभी नहीं आ पाएंगे। जीवन का मतलब ये है, जीवन फेस्टिवल सभी बनाओगे आप जब आप कहीं लग जाओगे, कहीं अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए आप जो है निरंतर अपनी स्टडी जो है जारी रखिए। आप बिल्कुल ब्रेक मत लीजिए, मेरा मानना यही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज की वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।